नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। हमारे इस खास शो में होगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। आखिरकार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी 56 दिन की छुट्टियां खत्म करके वापस आ गए हैं। राहुल बैंकॉक से थाई एयरवेज के जरिए भारत पहुंचे। राहुल की वापसी से गदगद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तुगलक रोड स्थित आवास के बाहर जमकर आतिशबाजी की। आपको बता दें कि राहुल की वापसी के साथ ही कांग्रेस ने अगले कुछ दिनों के लिए राहुल गांधी का कार्यक्रम तय कर दिया है। इसके तहत राहुल गांधी का किसान नेताओं से मिलने का कार्यक्रम तो है ही, तो वहीं राहुल 19 तारीख को कांग्रेस की रैली को भी संबोधित करेंगे। 21 अप्रैल को राहुल गांधी यूपी के नेताओं से मिलेंगे। तो वहीं संभावना ये भी जताई जा रही है कि राहुल देश भ्रमण पर निकल सकते हैं। खबरें हैं कि राहुल गांधी के देश भ्रमण की यात्रा के लिए कांग्रेस ने 1000 किलोमीटर का रोड मैप तैयार किया है, जिसे राहुल की मंजूरी मिलने के बाद ही अमली जामा पहना दिया जाएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित सूची में वाराणसी को जगह नहीं मिली है। केंद्र सरकार इसका ठीकरा राज्य सरकार के सर पर फोड़ रही है। केंद्र का कहना है कि यूपी सरकार ने समय पर डोजियर नहीं भेजा, जिसकी वजह से संभावित सूची में वाराणसी को जगह नहीं मिली। वहीं वाराणसी के मेयर संभावित लिस्ट के फाइनल होने से ही इनकार कर रहे हैं, लेकिन डोजियर समय पर नहीं पहुंचने के लिए वो भी राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सियासत के जानकार इस मसले पर अलग अलग राय रख रहे हैं। कुछ के मुताबिक कहीं केंद्र सरकार इसका फायदा न उठा ले, इसी डर से यूपी सरकार ने डोजियर देर से भेजा। वहीं कुछ का यह भी मानना है कि केंद्र सरकार अपनी आधी अधूरी तैयारी का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ रही है। तो दुनिया के जितने प्राचीन देश है सब मिट गए, बनारस अभी भी जीवित है। पॉलिटिकल माइलेज किसी को न मिले, इसके लिए ये सारे षड्यंत्र किए गए। 2017 का जो चुनाव है उसमें सफापुर इसे दिखाना एक केंद्र सरकार की प्राथमिकता। वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा तकनीकी तौर पर किसी शहर को न देकर किसी शहर के खास जोन को दिया जाता है और वाराणसी के रिवर फ्रंट को ये दर्जा दिलाने की 2003 से ही लगातार कोशिश हो रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की आधिकारिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार इस बार इस यात्रा को आरामदेह बनाने की कोशिश में है। यात्रा की व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस बार यात्रा के जत्थे के साथ यात्रा प्रबंधन टीमें भी जाएंगी, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। आपको बता दें कि इस बार यात्रा में 18 जत्थों में 1080 यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाएंगे। इसके लिए 8 जून को पहले जत्थे के यात्री दिल्ली में जमा होंगे, जिनकी रवानगी 12 जून को होगी। यात्रा है वो ऑनलाइन यात्री अपना नॉमिनेशन कराएंगे, जिसमें कि जो यात्री हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मैक्सिमम जो है वो नथुला पास से जाएंगे और जो यंग हैं, जो फिजिबल हैं, वो अधिकतर इस हमारे जो ब्यास वैली वाले रास्ते से उससे जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार की यात्रा में 2 मार्ग खोले गए हैं, जिससे इस बार के यात्रियों को वहां तक जाने में काफी सहूलियत होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी और अलगाववादी नेता मसरत आलम के खिलाफ राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल होने का केस दर्ज किया है। बुधवार को श्रीनगर में अलगाववादियों की रैली में मसर्रत ने भारत विरोधी नारे लगाए थे। इस दौरान पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए थे। इस मामले में केंद्र सरकार कार्रवाई के आदेश दे चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को एडवाइजरी भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि मसर्रत की गतिविधियों को लेकर राज्य सरकार नकेल कसे। आपको बता दें, मसर्रत कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए मशहूर रहा है। हमारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उनसे मैंने इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन क्या मसर्रत आलम की गिरफ्तारी हो पाएगी, यह कहना अभी मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने अलगाववादी नेता मसर्रत आलम पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कलराज मिश्र ने कहा कि अलगाववादी तत्वों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार फायरिंग पर भी केंद्रीय मंत्री ने कड़ा प्रतिरोध जताया। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसानों से हमदर्दी जताते हुए कलराज ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ है। भारत सरकार को इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और
इस प्रकार के तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 370 धारा के बारे में विचार होना चाहिए और अगर आम सहमति बनती है 370 धारा पर तो शायद जो इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं वो कठिनाई नहीं आती। जनता परिवार के विलय पर कलराज मिश्र ने कहा कि मेरी शुभकामनाएं जनता परिवार के साथ है। आसाराम के बेटे नारायण साईं को सूरत रेप केस मामले में जमानत मिल गई है। मां के तबीयत खराब होने के कारण ये जमानत मिली है। आसाराम के बेटे नारायण साईं को सूरत रेप केस में जमानत मिल गई है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने नारायण को 3 हफ्ते की जमानत दी है। खबरों के अनुसार नारायण साईं को मां की तबीयत खराब होने के कारण जमानत मिली है। आपको बता दें कि 2013 के दिसंबर में सूरत में यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी से बचकर भाग रहे नारायण साईं को दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। नारायण साईं को दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। नारायण साईं को जमानत तो मिल गई है लेकिन आसाराम अब भी जेल में है। इन दोनों पर आरोप है कि ये दोनों आश्रम में बुलाकर लड़कियों का यौन उत्पीड़न करते थे। आगरा में एक चर्च में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। इस चर्च में हमलावरों ने मां मरियम की मूर्ति के अलावा चर्च में खड़ी गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की। हमलावरों ने चर्च में लगी मां मरियम की मूर्ति को तोड़कर उसे गिरा दिया। सिलसिला यही नहीं रुका, हमलावरों ने अंदर लगी मूर्तियों को भी तोड़ा। उसके बाद चर्च में खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ा गया। तोड़फोड़ का शोर सुनने के बाद चर्च में फादर बाहर निकले जिन्होंने कुछ हमलावरों को वहां से भागते देखा। इस पूरे प्रकरण में ईसाई समाज के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इस मामले में ईसाई धर्म के लोगों ने आक्रोश जताया, वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जिस मूर्ति जिस कांच में रखी गई थी उसमें तोड़फोड़ की गई है और एक छोटी मूर्ति जो बहु यीशु की थी उसको तोड़ा गया है। मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसमें जल्दी इसका प्रकाश में ला करके कार्रवाई की जाएगी। चर्च में हुए हमले के बाद अब चर्च प्रशासन का मानना है कि कहीं न कहीं जिन लोगों ने चर्च पर हमला किया है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ईसाई धर्म और बाइबल के जानकार लगते हैं। नोएडा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। कई दिन बीत जाने के बावजूद अंकित चौहान शूटआउट में तफ्तीश कर रही टीम अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में 4 टीमें जुटी हैं। अंकित की पत्नी अमीशा, उसके दोस्त और रिश्तेदारों की पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनकी कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई है। इन्वेस्टिगेशन कई बिंदुओं पर चल रही है। कई ऐसी जो लीड्स हैं जिनको वेरीफाई किया जा रहा है और अभी ये जरूर है कि अभी किसी पर्टिकुलर निष्कर्ष पे हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। गगन से भी पूछताछ हो रही है और उसके अलावा भी 1-2 लोग और हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस कई बिंदुओं पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे हैं। संभल के असमौली इलाके में पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडा फोड़कर 5 बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से हरियाणा से तस्करी कर लाई गई 3 लाख रुपए की नकली शराब भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है यहाँ पर पुलिस ने नकली शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चला रखा था। इसी के तहत पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मौके से 5 बदमाशों को पकड़ लिया। 270 बोतल हरियाणा की शराब कई ब्रांड्स की पकड़ी गई हैं। उसमें 5 मुलजिम दारापुर गांव के पास से पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ नियमानुसार मुकदमा लिखकर उनको जेल भी भेजा जा चुका है। उनके पास से एक कार भी हुंडई मेड वो भी बरामद की। पुलिस ने यूरिया, नौसादर, नमक, कलर समेत शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए हैं। केंद्र सरकार के ताजा फरमान ने एमएसएमई सेक्टर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल अब तक एमएसएमई के लिए रिजर्व 20 प्रोडक्ट्स को भी सरकार ने मल्टीनेशनल सेक्टर के लिए खोल दिया है, जिसके बाद से अब ये सभी उद्योग बड़े उद्योगों में शामिल हो जाएंगे। जिन उत्पादों को लघु उद्योगों से छीना गया है उनमें अगरबत्ती, मोमबत्ती, स्टील बर्तन, चेयर व टेबल सहित 20 उत्पाद शामिल है। इस आदेश पर लघु उद्यमियों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस फरमान से उनके साथ लाखों मजदूर और कर्मचारियों के भी हाथ खाली हो जाएंगे। करीब 25 साल पहले तक लघु उद्योगों के लिए 1000 से अधिक उत्पाद आरक्षित थे। इन उत्पादों को मध्यम और बड़ी औद्योगिक इकाइयां नहीं बना सकती थी।
कि लोग अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे और हम लोग जो श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार देते हैं और अपना एक छोटी पूंजी के साथ हम लोग अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अब उनको कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत है। सरकार का ये फैसला उस वक्त आया है जब अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा बैंक की आधारशिला रख करके छोटे उद्यमियों को पनपने की उम्मीद जगाई थी। एनजीटी के नियमों का पालन न करने वाले बिल्डरों पर एनजीटी के आदेश के बाद अब नोएडा प्राधिकरण ने करीब 250 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि बिल्डर अपनी तरफ से शपथ पत्र नोएडा प्राधिकरण में दाखिल करें और प्राधिकरण को अवगत कराएं कि वो गाइडलाइन कितनी फॉलो कर रहे हैं जो एनजीटी द्वारा निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा नोएडा के जिलाधिकारी और एसएसपी को भी एक चिट्ठी लिखी गई है। उसमें कहा गया है कि सड़कों पर चलने वाले जो डस्ट और रेत ढोने वाले डंपर हैं, अगर वो नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने के बाद अब बिल्डरों में खलबली का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो निवेशक हैं उनकी मुश्किलें काफी बढ़ती दिख रही हैं। अब देखना होगा कि नोएडा प्राधिकरण इस नोटिस को जारी करने के बाद किस तरीके से बिल्डरों की मनमानी पर नकेल लगा पाता है। एनजीटी की सख्ती के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अफसरों ने भी बिल्डरों पर अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी संतोष यादव ने शहर के करीब 77 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में ये बात कही गई है कि जो भी एनजीटी की गाइडलाइंस हैं, बिल्डर उसको फॉलो करे, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वीसी संतोष यादव ने सबसे पहले जो विकास प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको भी गाइडलाइंस की जानकारी दी है, ताकि जो अफसर हैं उनको इस बात के बारे में भरपूर जानकारी हो सके कि आखिर एनजीटी की गाइडलाइंस क्या है। एनजीटी ने एयर डस्ट पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या गाइडलाइन बनाई है, उसके बाद जब अफसर समझ जाएंगे तब जाकर वो बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो गाजियाबाद में NH24 है और NH58 है, यहाँ पर बिल्डरों के कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े स्तर पर चल रहे हैं और यहाँ पर एयर डस्ट पॉल्यूशन को रोकने के लिए बिल्डरों ने किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाए हैं। जब से बिल्डरों को ये नोटिस मिला है उनमें हड़कंप मच गया है और आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि जो भी बिल्डर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा उनके प्रोजेक्ट में जो होने वाला काम है उसको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। यूपी पीसीएस पेपर लीक मामले में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। प्रतियोगी छात्रों की इस आंदोलन में अब भाजपा के बड़े नेता भी शामिल हो गए हैं। इलाहाबाद के फूलपुर से भाजपा के सांसद केशव प्रसाद मौर्य और कौशाम्बी से भाजपा के सांसद विनोद सोनकर ने इस पूरे मामले में अब मोर्चा खोल दिया है। दोनों सांसद इलाहाबाद के जिलाधिकारी आवास के सामने धरने पर बैठ गए हैं। इन सांसदों का कहना है कि जब तक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा और पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। विद्यार्थी लोग कोई यहाँ पे आतंकवादी नहीं है, वो समान विद्यार्थी हैं और अपने हक और हुकूक के लिए लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कह रहे थे। क्या इस देश में लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहना नाजायज है क्या? अध्यक्ष की बर्खास्तगी, सीबीआई जांच और पीसीएस की जो परीक्षा में लीक हुआ है उसका पेपर रद्द करके पुनः परीक्षा और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, इस विषय को लेकर संघर्ष करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों का एक गुट भी इस पूरे मामले में छात्रों के साथ समर्थन के लिए उतर आया है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत उस नवजात बच्ची पर सटीक बैठती है जो दादरी के रेलवे ट्रैक के बीचों बीच पड़ी मिली। ग्रेटर नोएडा के दादरी रेलवे ट्रैक पर एक बच्ची के रोने की आवाज कुछ आसपास के लोगों ने सुनी। पास में जाकर बच्ची की हालत बिगड़ते देख उसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत बिगड़ते देख नोएडा के सरकारी अस्पताल में उसको रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लोगों की माने तो दिल्ली से कटिहार जाने वाली ट्रेन के गुजरने के बाद ही इस नवजात बच्ची को रोते हुए वहां पाया गया। ये रेलवे ट्रैक पे मिली है किसी रेलवे कर्मचारी को, 6-7 महीने का बच्चा है ये, और रेलवे कर्मचारी ही रेलवे पुलिस इस बच्चे को लेकर आए हैं। कंडीशन अभी फिलहाल तो बेटर है, लेकिन इसको कह नहीं सकते, कम बच्चा कम दिन का है तो उम्मीद भी कम नहीं लगती है ऐसे। फिलहाल इस बच्ची के माँ बाप कौन हैं इस बारे में तो अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन इस बच्ची का नोएडा के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कानपुर देहात के एक कारोबारी ने दरिया दिली की मिसाल पेश करते हुए 27 ऐसी बेटियों के हाथ पीले किए।
जिनकी शादियां आर्थिक समस्याओं के चलते नहीं हो पा रही थी। दरअसल जिले में न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादियां तो तय हो चुकी हैं, लेकिन आर्थिक विपन्नता के चलते उनकी शादियों में अड़चने आ रही थी। हरियाणा के कारोबारी राम सिंह, जो मूलतः कानपुर देहात के ही रहने वाले हैं, उन्होंने ऐसी लड़कियों को खोजना शुरू किया और उन्होंने 3 महीने में ऐसी लड़कियों को ढूंढ निकाला और अपने घर बुलाकर इन सभी को दान दहेज की ज्यादातर चीजें मुहैया करा के इनकी टूटी हुई आस को एक बार फिर जिंदा करने का काम किया है। ऐसी काफी लड़कियां ढूंढनी पड़ती हैं, करीबन 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं ढूंढने में कि कोई अनाथ लड़की मिले, तो ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं। आज 27 लड़कियां इकट्ठी हुई तो उनका मैंने शादी का समारोह कराया। कारोबारी ने जिन बेटियों के ब्याह किए हैं उनमें से कई ऐसी थी जिनके सिर पर पिता का साया ही नहीं था और उनके परिवार वालों ने उनकी शादी की उम्मीदें छोड़ ही दी थी। फैजाबाद के गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी का रहस्य अब भी बरकरार है। वो सिविल लाइंस स्थित राम भवन में 1982 में रहने के लिए आए थे और इसी घर में सितंबर 1985 में रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये शक और भी गहरा गया कि कहीं गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस तो नहीं थे, क्योंकि मौत के बाद जब उनके कमरे को खोला गया तो कई ऐसी चीजें मिली जो एक समय सुभाष चंद्र बोस की हुआ करती थी। इनमें वो गोल आकार का चश्मा था, गोल जेब घड़ी, आजाद हिंद फौज की वर्दी शामिल है। हालांकि गुमनामी बाबा कभी किसी के सामने नहीं आए, वो पर्दे के पीछे से ही लोगों से मिलते थे। मृत्यु के बाद उनके शव को परिजनों के लिए 2 दिन तक रखा भी गया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो सरयू के किनारे उनके जानने वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सैकड़ों उनके पारिवारिक चित्र थे, फोटोग्राफ थे, 50 उनके पारिवारिक पत्र थे और तमाम राजनीतिक नेताओं के पत्र थे। वहीं दिलचस्प ये भी है कि गुमनामी बाबा की समाधि पे जन्म तिथि 23 जनवरी 1857 अंकित है, जो इत्तेफाक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जन्म तिथि है। यूपी बोर्ड में कॉपियों के मूल्यांकन में लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला कन्नौज से सामने आया है। कन्नौज में रात के वक्त बोर्ड की कॉपियां जांचने का मामला सामने आया है, जबकि सरकारी नियमों के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची जी संगम की टीम ने जब कॉपी जांच रहे शिक्षकों से आई कार्ड मांगा तो किसी ने भी इसका कोई माहौल जवाब नहीं दिया। वहीं इस मूल्यांकन केंद्र पर तैनात डिप्टी कंट्रोलर से जब बात करने की कोशिश की गई तो वो भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। नियमानुसार सही है, नहीं नियमानुसार सही, लेकिन कल लास्ट डेट है ना, हमें कल सुबह से काम शुरू करवाना, इसलिए हम यहाँ खुद खड़े हैं, बैठे हैं कि भाई हमारे सामने ही काम हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है। ये तो जहाँ बैठे हुए थे इनसे आई कार्ड मांगा तो आई कार्ड नहीं दिखा पाए ये लोग। बाई चांस की बात है, फर्स्ट क्लास भूल आए होंगे। आपको बता दें कि कॉपियों के मूल्यांकन का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी किसी दूसरे विषय के शिक्षक किसी दूसरे विषय की कॉपियां चेक करते हुए पाए गए थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के महाराजगंज जिले की फरेंदा विधानसभा पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। फरेंदा सीट पर 30 अप्रैल को वोटिंग करवाई जाएगी और 3 मई को मतगणना होगी। आपको बता दें कि यूपी की 3 विधानसभा सीटों रटसा, फरेंदा और चरखारी में उपचुनाव होना था। रसदा विधानसभा के बर्खास्त विधायक उमाशंकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव स्थगित कर दिए थे।